फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम है जेक, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर हुआ करता था। कोई भी खजाना हो, चाहे वो कितना ही पुराना या कितना ही छुपा क्यों ना हो, जेक उसे ढूंढ ही लेता था। उसे पानी के नीचे खजाने तलाशना सबसे ज्यादा पसंद था और उसे ये बात बेहद भाती थी कि वो खुद का बॉस है। लेकिन फिर अचानक एक भयानक सोलर फ्लेयर ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जलकर खत्म हो गए, सरकारें ढह गईं और जगह जगह वॉरलॉर्ड्स का राज कायम हो गया। शहरों में भूख फैल गई, पैसों की कोई कीमत नहीं रही, बीमारियां बढ़ गईं और दवाइयां या ईंधन मिलना नामुमकिन हो गया। 6 साल बाद वही जेक अब भी इंग्लैंड में एक खजाना शिकारी के रूप में जिंदा है। वो एक पुराने मोहल्ले में पहुंचता है और चारों ओर नजरें दौड़ाने के बाद एक जर्जर होटल में दाखिल होता है। सीढ़ियां चढ़कर वो पेंट हाउस तक पहुंचता है, जहां उसे एक बड़ी बुक शेल्फ दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि इस बुक शेल्फ के पीछे एक गुप्त कमरा छिपा हुआ है। जैसे ही जेक उस गुप्त कमरे में दाखिल होता है, वो बिना वक्त गंवाए कुछ छोटे छोटे विस्फोटक चार्ज लगाता है जो धमाके के साथ स्टील का दरवाजा उड़ा देते हैं। अंदर अंधेरा होता है तो वो अपनी बैटरी कनेक्ट करके रोशनी करता है। अब उसके सामने एक सेफ है जिसमें एक कीपैड पासवर्ड लॉक लगा है। जेक ध्यान से कीपैड पर पड़े उंगलियों के निशान देखता है और नोटबुक में उन अक्षरों को जोड़ने लगता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसे सही पासवर्ड मिल जाता है। सेफ खुलते ही उसे पुराने रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन दिखता है और वो वही रिकॉर्ड बजाता है जिसका नाम पासवर्ड से मेल खाता है। जैसे ही म्यूजिक बजता है, दीवार में छिपा दूसरा गुप्त सेफ अपने आप खुल जाता है और अंदर से जेक निकालता है एक बेहद कीमती वायलिन। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर घुस आते हैं कुछ ठग जो पुलिस की वर्दी में है। वो जेक से वायलिन मांगते हैं, मगर जेक साफ इनकार कर देता है और उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाता है। ठग पीछे हटने के बजाय हमला करने लगते हैं और जेक फौरन गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सबको खत्म करता जाता है और जब रिलोड करने की बारी आती है तो मुक्के और लातों से जवाब देता है। जब आखिर में उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो एक भागते आदमी की पीठ में चाकू फेंक मारता है। उनका लीडर वो चाकू निकालता है और जेक मुस्कुराते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। जैसे ही जेक मिडिल फिंगर दिखाता है, उसी वक्त उस चाकू में लगा छोटा विस्फोटक एक्टिवेट हो जाता है और जोरदार धमाके के साथ गैंग का लीडर भी वहीं ढेर हो जाता है। कुछ देर बाद जेक एक शानदार हवेली में दाखिल होता है जो अब एक फैक्ट्री में बदल चुकी है, जहां चारों तरफ खतरनाक गार्ड तैनात है। वो वायलिन वहां के वारलॉर्ड के असिस्टेंट को सौंप देता है। वो बताती है कि किंग ऑगस्ट ने उसके लिए एक और काम भेजा है। जेक मुस्कुराते हुए कहता है कि वारलॉर्ड खुद को किंग बुला रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वो उस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि उसे चैनल के पार जाना होगा और वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। जब ऑगस्ट को पता चलता है कि जेक ने उसका काम मना कर दिया है, तो वो अपनी असिस्टेंट से कहता है ऐसा ऑफर ढूंढो जिसे वो मना कर ही ना सके। इसके बाद जेक अपने घर लौटता है, जो असल में एक टूटी फूटी बोट है जो डॉक्स पर खड़ी है। वो अपने लगाए हुए ट्रैप से बचते हुए अंदर जाता है और खुशी खुशी अपने कुत्ते को खाना खिलाता है। फिर वो अपने पेमेंट में मिले सामान को चेक करता है, जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें हैं और एक पुराना रिकॉर्ड भी। वो रिकॉर्ड बजाता है, धीरे धीरे पीते हुए रिलैक्स करता है और फिर नींद में चला जाता है। सपने में वो खुद को देखता है एक नई चमचमाती नाव में बैठा हुआ, दुनिया के चारों ओर सफर करते हुए, आजादी से, जैसे पहले सब कुछ हुआ करता था। सुबह होते ही जेक की नींद किसी अजीब आवाज से खुल जाती है। वो बाहर निकलकर देखता है कि उसका एक ट्रैप एक्टिव हो गया है और उसमें एक सिपाही फंसा हुआ है। सिपाही नीचे लटकते हुए कहता है, किंग तुम्हें मिलने आए हैं। जेक बिना उसकी मदद किए बस मुस्कुराता है और बोट छोड़कर बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने वेयरहाउस में पहुंचता है जहां ऑगस्ट पहले से मौजूद है। चारों तरफ दर्जनों सिपाही उसके साथ खड़े हैं। ऑगस्ट कहता है, मैंने बहुत से लोगों को काम पर रखा पर कोई भी तेरी तरह चीजें ढूंढ नहीं पाता। तू अलग है जेक। वो आगे बताता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है सभ्यता को फिर से खड़ा करने की, लेकिन जेक अब भी उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। तब ऑगस्ट उसे कुछ दिखाता है, एक नई चमचमाती नाव। जेक की नजर उस नाव पर टिक जाती है। ऑगस्ट मुस्कुराता है और कहता है, बस इतना करना है, मोनालिसा ढूंढ लेनी है। वो बताता है कि पेरिस जब पहले हमलों में तबाह हुआ तो सरकार ने सारे राष्ट्रीय खजाने एक सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटी में छिपा दिए थे। अब वही मिशन है, उस छिपे खजाने से मोनालिसा। ऑगस्ट जेक को भरोसा दिलाता है कि उसे इस मिशन में जितना भी खाना, पानी या सामान चाहिए होगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये सुनकर जेक मान जाता है। वो अपने प्यारे कुत्ते से आखिरी बार मिलने जाता है और ऑगस्ट की असिस्टेंट से कहता है, अगर मैं वापस ना आया तो इसका ख्याल रखना। इसके बाद जेक एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां खड़ी टूटी फूटी प्लेन देखकर उसका भरोसा थोड़ा डगमगा जाता है। जहाज में गोलियों के निशान साफ दिख रहे थे। ऑगस्ट उसे एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि कौन कौन से रास्तों से उसे बचकर निकलना है, क्योंकि कुछ जगहों पर अब बागियों का कब्जा है। वो कहता है, शहर के सेंटर में मेरा एक आदमी मिलेगा, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जैसे ही तुम मोनालिसा लेकर निकलोगे, मैं 3 घंटे के अंदर तुम्हारे लिए इवैक्यूएशन भेज दूंगा। शाम होते ही जेक उस प्लेन में बैठ जाता है।
पायलट जवान था जो पूरे जोश में कहता है सब बढ़िया चलेगा, चिंता मत करो। लेकिन उड़ान के बीच में जेक को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। पायलट बार बार कंट्रोल से जूझ रहा था। आखिरकार पायलट सच बताता है, फ्यूल आधे रास्ते में खत्म हो गया। जेक थोड़ा नर्वस होकर पायलट से पूछता है, भाई पैराशूट कैसे यूज करते हैं? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। पायलट मुस्कुराता है लेकिन कोई मदद नहीं करता। थका हुआ जेक धीरे धीरे नींद में चला जाता है और फिर वही सपना देखने लगता है। वो समंदर में अपनी नई नाव चला रहा है। इस बार उसके साथ एक रहस्यमयी औरत भी है। अचानक तेज झटका लगता है। जेक की आंख खुल जाती है। प्लेन बुरी तरह हिल रहा था। वो खिड़की से झांकता है तो समझ जाता है उन पर हमला हो चुका है। पायलट प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन हालात हाथ से निकल रहे थे। वो चिल्लाता है, हमें अभी कूदना होगा वरना देर हो जाएगी। जैसे ही नीचे कोई सुरक्षित जगह दिखती है, जेक प्लेन से कूद जाता है और पैराशूट खोलता है। कुछ देर तक वो हवा में तैरता रहता है लेकिन जमीन पर गिरते ही उसे जोरदार चोट लगती है। संभलते हुए वो आगे बढ़ता है और चारों तरफ तबाही देखता है। हर तरफ आग लगी थी और कई विद्रोहियों की लाशें लटकी हुई थी। अचानक एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए एक टैंक बाहर निकलता है और सीधा जेक की ओर तोप तान देता है। लेकिन जैसे ही वो फायर करने वाला होता है, कहीं से एक मिसाइल आती है और टैंक को उड़ा देती है। धूल और धमाके के बीच कुछ विद्रोही अपने ठिकानों से निकलते हैं और टैंक में ग्रेनेड फेंक देते हैं। अंदर बैठे सैनिकों का काम वहीं खत्म हो जाता है। जैसे ही बागी लोग वहां से चले जाते हैं, जेक फिर से आगे बढ़ता है। काफी सफर तय करने के बाद वो अम्यान नाम के शहर में पहुंचता है। एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर खौफ का राज है। यहाँ की गलियों पर एक बेरहम वॉरलॉर्ड वोल्कोव का राज चलता है। वो अपने लोगों को डर और मौत से काबू में रखता है। वोल्कोव को शतरंज खेलना बहुत पसंद है क्योंकि वो मानता है कि इससे उसे जंग की रणनीतियां समझ में आती हैं। वो आम लोगों को भी अपने साथ खेलने पर मजबूर करता है। लेकिन जब उसका नया प्रतिद्वंदी कहता है कि उसे शतरंज खेलना आता ही नहीं, वोल्कोव बिना एक पल गंवाए उसकी वही गोली मारकर हत्या कर देता है। उसका दाहिना हाथ गोर्निच तुरंत उसे खबर देता है कि किसी ने प्लेन से छलांग लगाई है। वोल्कोव गुस्से में अपने आदमियों को आदेश देता है, उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। सुबह होते ही जेक सेंट क्विंटन नाम के छोटे से शहर में पहुंचता है। यहाँ के लोग गरीबी और डर में जी रहे थे। सब वोल्कोव के आतंक से थरथराते थे। वो एक पुरानी गाड़ी के पीछे से कुछ फटे पुराने कपड़े निकालता है ताकि अपने अच्छे कपड़ों को छुपा सके और भीड़ में घुल मिल जाए। मुख्य चौक पर सिपाही लोगों को कानूनों की याद दिला रहे थे। रात में कर्फ्यू, बिना इजाजत बाहर निकलना मना और जो भी नियम तोड़ेगा उसकी सजा सिर्फ मौत। उसी वक्त उन्होंने 2 बागियों को सबके सामने गोली मार दी ताकि बाकी सबके दिल में डर बना रहे। जैसे ही जेक वहां से निकलने की कोशिश करता है, अचानक चारों तरफ से सिपाही उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक चिल्लाता है, अपना बैग नीचे रखो। जेक बिना वक्त गवाए बैग सीधे एक सिपाही के चेहरे पर दे मारता है और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। वो एक सिपाही का हाथ कार के दरवाजे में फंसाकर जोर से बंद कर देता है। दूसरे का सिर खिड़की पर दे मारता है। कांच चकनाचूर हो जाता है। एक और सिपाही चाकू लेकर उस पर टूट पड़ता है, पर जेक उसकी वार को रोककर उसी के हथियार से उसे चीर देता है। कुछ ही सेकंडों में चारों सिपाही जमीन पर गिर चुके होते हैं। जेक जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, एक और सिपाही छिपकर निकलता है और बंदूक तान देता है, पर उससे पहले ही किसी और का वार उसके गले को चीर देता है। जेक मुड़कर देखता है, वो ड्रेया है। ऑगस्ट की भेजी हुई संपर्क। ड्रेया बताती है कि वो उसे पहले से देख रही थी, पर उसने मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उसे देखना था कि जेक खुद को कितनी देर तक संभाल सकता है, क्योंकि आगे का रास्ता अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। दोनों जल्दी जल्दी शहर के बीचों बीच भीड़ में छिपते हुए निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एक जनरल की नजर उन पर पड़ जाती है और हालात फिर से बिगड़ने वाले हैं। जेक और ड्रे एक चर्च में दाखिल होते हैं जहां वे फादर सैमसन से मिलते हैं। सैमसन के पास एक महत्वपूर्ण नक्शा होता है जो हाल ही में मार दिए गए बागियों ने हासिल किया था। सैमसन उन्हें अपने गैरेज में ले जाता है और दिखाता है वह ट्रक जिस पर वो महीनों काम कर रहा था। नक्शे पर वो उनके अगले गंतव्य की ओर इशारा करता है और कोने में एक साइफर कोड भी दिखाई देता है। जैसे ही सैमसन ट्रक तैयार करता है, ड्रिया जेक की चोटों का इलाज करती है। तभी बाहर से जनरल और उसकी सेना चर्च के चारों तरफ घेर लेते हैं और सभी को बाहर आने का आदेश देते हैं। ड्रिया और जेक जल्दी जल्दी ट्रक की ओर भागते हैं, जबकि सैमसन बाहर जाकर जनरल का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। सिपाही उस पर भरोसा नहीं करते कि वह अकेला है और चर्च में घुसकर तलाशी लेने लगते हैं। सैमसन अपनी बंदूक निकालता है और जनरल के हाथ में गोली मार देता है, लेकिन तुरंत ही सेना उसे मार देती है। चर्च के अंदर सिपाही गैरेज तक पहुंचते हैं और जेक और ट्रक को देखकर ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जेक और ड्रिया अपनी तैयारी पूरी करते हैं। ड्रिया पीछे से कूदती है और सीधे सिपाहियों पे टूट पड़ती है। वो तेजी से गोलियां चलाती और चाकू चलाती है, एक एक कर सभी को खत्म कर देती है। बाहर के लोग अभी भी सैमसन पर फायर कर रहे थे, इसलिए उनके बंदूक की आवाज से कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब जेक ट्रक स्टार्ट करता है, रेडियो जोर जोर से बजने लगता है और ये आवाज बाहर तक पहुंचती है। टैंक अपने तोप से चर्च पर गोली चलाता है, लेकिन सौभाग्य से जेक और ड्रिया गैराज के दरवाजे से बिना किसी नुकसान के निकल जाते हैं।
सिपाही फिर से फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां ट्रक पर असर नहीं करती। जेक ट्रक को एक रैंप पर चढ़ाता है और सीधे टैंक के ऊपर से कूदते हुए बच निकलता है। सिपाही बाइक पर चढ़कर पीछा करते हैं और जल्द ही वे एक चेक पॉइंट तक पहुंचते हैं। वहां के गार्ड भी फायरिंग करते हैं, लेकिन जेक जान चुका था कि ट्रक बुलेट प्रूफ है। वो बस आगे बढ़ता है और सड़क पर लगे रोड ब्लॉक को छलांग मारकर पार कर देता है, जिससे गार्ड खुद को रास्ता देने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही सड़क पर और सैनिकों से भरी एक कार दिखाई देती है, जेक इमारत की ओर मोड़ लेता है ताकि पीछा करने वालों से बच सके। एंक दूर से तोप से गोली चलाता है, लेकिन यह केवल सड़क पर खड़ी एक गाड़ी को लगती है, जिससे कुछ बाइक सवार गिर जाते हैं और उनकी टक्कर हो जाती है। जेक को अचानक तेज मोड़ लेना पड़ता है ताकि विस्फोट से बचा जा सके, और ड्रिया उसे एक सुरंग में घुसने के लिए कहती है। दोनों जितनी तेज हो सके ड्राइव करते हैं, क्योंकि अभी भी 2 बाइकर्स उनका पीछा कर रहे थे। सुरंग से बाहर आते ही उन्हें एक और टैंक दिखाई देता है। टैंक की तोप फायर करती है, लेकिन जेक चतुराई से हमला टाल देता है। पीछा करते हुए दुश्मनों की घेराबंदी और तेज हो जाती है। ड्रिया एक ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे बाइकर्स गिर जाते हैं, लेकिन अभी भी एक गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। टैंक फिर से फायरिंग शुरू करता है। जेक ट्रक को छलांग मारकर आगे बढ़ाता है और गोली उनके पीछा करने वालों पर लगती है। जैसे ही ट्रक सुविधा के एक और क्षेत्र में प्रवेश करता है, नया गाड़ी वाला सैनिक आता है और टैंक फिर से शूट करने को तैयार हो जाता है। जेक जल्दी से मूव करता है और दुश्मनों को फिर से मात मिलती है। अंततः जेक और ड्रिया सुरक्षित रूप से सिविली की ओर ड्राइव करना शुरू करते हैं, जहां अब उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। उस रात जेक और ड्रिया थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ताकि आराम कर सके। जेक सोचता है कि लोग इतनी जोखिम क्यों उठा रहे हैं सिर्फ एक पेंटिंग के लिए, चाहे वो कितनी भी मशहूर क्यों ना हो। ड्रिया उसे समझाती है कि असल में पेंटिंग सिर्फ बहाना है। ये उन्हें वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है, और वोल्कोव से पहले वहां पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वॉल्ट में बहुत सारे हथियार हैं जो बागी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिया जेक के सपने के बारे में जानती है, इसलिए उसने उसके लिए एक ओरिगामी नाव बनाई है जो शुभकामना के रूप में है। अगले दिन वोल्कोव तेजी से सेंट क्विंटन की ओर अपने ट्रेन से निकलता है। जनरल उसे बताता है कि केवल 2 बागियों ने पूरी टीम को हरा दिया, और अपने कामयाबी का दिखावा करने के लिए कहता है कि उसने पादरी को मार दिया, लेकिन अंततः गॉर्निच ही उसे मार देता है। सिविली में जेक और ड्रिया एक पुराने भवन के पास रुकते हैं जहां वॉल्ट होने की संभावना है। ड्रिया थोड़ा नर्वस है क्योंकि ये इलाका रेट्स के कब्जे में है। ये पूर्व कैदी हैं जो अब मानव मांस खाते हैं। तभी वे पास में एक फ्लेयर देखते हैं जो बताता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों तेजी से अंदर दौड़ते हैं और देखते हैं कि दीवारों पर खून के धब्बे हैं। वॉल्ट खुला हुआ है और खाली पड़ा है। हिंग्स की बदबू से पता चलता है कि हाल ही में दरवाजा फोड़ दिया गया। वॉल्ट के अंदर कोई नुकसान नहीं है, इसलिए जेक निष्कर्ष निकालता है कि उन्होंने सारा सामान निकालकर कहीं और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। बाहर रेट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों इमारत की तलाशी जारी रखते हैं और अगले फ्लोर पर बहुत सारे गोली के खोल पाते हैं। दीवारों पर भी नुकसान है, जिससे जेक अंदाजा लगाता है कि रक्षकों ने वही आखिरी लड़ाई लड़ी थी। वे मुख्य ऑफिस में प्रवेश करते हैं और वहां इवैक्यूएशन के रिकॉर्ड तलाशने लगते हैं। एक कैबिनेट में जेक को फर्जी दीवार दिखती है और उसके पीछे एक नोटबुक छुपी होती है। ड्रिया फ्रेंच नोट्स का अनुवाद करती है और उन्हें जरूरी कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, लेकिन जेक थोड़ा शक करता है। वो सोचता है कि जो लोग खजाने की रक्षा कर रहे हैं वे अपनी जगह किसी के लिए इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नक्शे के साइफर का इस्तेमाल करते हुए जेक असली लोकेशन पाने के लिए कोऑर्डिनेट्स डिकोड करने लगता है। तभी रेट्स इमारत में घुस आते हैं। ड्रिया बाहर जाना चाहती है, लेकिन जेक काम में इतना मग्न होता है कि आखिरकार उसे नाम मिलता है, सिम्जरहॉफ, जिसे ड्रिया समझाती है कि यह एक किला है और उसे नक्शे पर लोकेट कर देती है। रेट्स सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रहे थे, इसलिए दोनों खिड़की से बाहर निकलते हैं। जेक ने दरवाजे की नोक पर एक ग्रेनेड छोड़ रखा था, और जैसे ही रेट्स दरवाजा खोलते हैं विस्फोट से सब नष्ट हो जाते हैं। ट्रक में वापस बैठते ही ड्रिया बागियों को कॉल करती है और उन्हें सिम्जरहॉफ पर मिलने के लिए कहती है। कुछ ही पल बाद ट्रेन सोली पहुंचती है और वॉल्कोव ट्रक की छोड़ी हुई टायर के निशान देख लेता है। गॉर्निश नोटबुक में लिखे कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेता है, लेकिन वॉल्कोव उसे समझ नहीं आता और यूवी लाइट का इस्तेमाल कर ड्रिया की फिंगरप्रिंट्स नक्शे पर देख लेता है। अब उसे भी सिम्जरहॉफ जाना ही होगा। वही रेत जिसने फ्लेयर छोड़ा था अभी भी जिंदा है। वॉल्कोव उसे इंटेलिजेंस के लिए गोली मारकर धन्यवाद देता है। अंततः हीरो सिम्जरहॉफ पहुंचते हैं और ड्रिया को गेट खोलने के लिए एक चेन काटनी पड़ती है। जैसे ही वे मुख्य भवन पहुंचते हैं, जेक को शक होता है क्योंकि वहां कोई सुरक्षा नहीं है। भवन के अंदर कुछ मशीनें अभी भी चल रही हैं, जिससे जेक को लगता है कि ये सोलर पैनल्स हैं। ड्रिया ब्लूप्रिंट्स देखती है और पता लगाती है कि जो हमिंग की आवाज वे सुन रहे हैं वह वॉल्ट के लिए एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की है, जो पूरी तरह सील किया हुआ लगता है। जेक भी ब्लूप्रिंट्स चेक करता है और एक योजना बनाता है, एयर डक्ट के शाफ्ट से नीचे जाना, हालांकि बीच में एक पंखा है। ड्रिया सहमत होती है कि वह सोलर पैनल्स ढूंढकर पंखा बंद करे, जबकि जेक आगे बढ़ता है। ऊपरी मंजिल पर जेक कुछ रस्सी पाता है और उसे वॉल से बांधता है
फिर वह अपने बैग को काटकर एक हार्नेस बनाता है और उसे रस्सी से बांध देता है। अब वह शाफ्ट से नीचे चढ़ाई करना शुरू कर सकता है। नीचे घूमते हुए पंखे को देखते हुए उसे बेहद सावधानी रखनी पड़ती है। दुर्भाग्य से रस्सी पर लगने वाला घर्षण इसे धीरे धीरे तोड़ रहा होता है। इसी समय ड्रेया सोलर पैनल्स वाले क्षेत्र में पहुंचती है और गोलियां चलाती है। पहली गोली मिस हो जाती है, लेकिन दूसरी सटीक लगती है और पैनल्स बंद हो जाते हैं। जेक गिरते हुए पंखे के पास आता है, लेकिन पंखा ठीक समय पर रुक जाता है। जेक एक जबरदस्त लैंडिंग के बाद एयर डक्ट चेक करता है और पाता है कि वह पूरी तरह पानी से भरा है। वो गहरी सांस लेता है और तेजी से तैरते हुए आगे बढ़ता है। हैच तक पहुंचता है, लेकिन वह बंद है। जेक पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलता है ठीक समय पर, ताकि वह डूबने से बच सके। अब वह आखिरकार वॉल्ट में प्रवेश कर पाता है और अंदर से दरवाजा खोलकर ड्रिया को भी अंदर आने देता है। मोनालिसा का असली रहस्य सामने आता है। वह एक न्यूक्लियर बम है जिस पर मशहूर पेंटिंग बनाई गई है। जेक शॉक्ड है, जबकि ड्रिया को पहले से पता था। ऑगस्ट ने जेक को यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो मदद नहीं करता और जेक भी इसे मानता है। ड्रिया समझाती है कि जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया तो उन्होंने मॉस्को के लिए एक और बम बचा रखा था। वह जेक को भरोसा दिलाती है कि ऑगस्ट का मकसद बम का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि इसे वॉरलॉर्ड्स जैसे वोल्कोव से दूर रखना है। जेक सोचता है कि कोई भी वॉरलॉर्ड भरोसेमंद नहीं है, ऑगस्ट भी नहीं, और उसे लगता है कि लड़ाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आखिर में वॉरलॉर्ड हमेशा जीतते हैं। जैसे ही बागी लोग ड्रिया की मदद करने आते हैं और बम को ले जाते हैं, जेक ट्रक में निकल जाता है। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन सिम्जरहॉफ पहुंचती है और सैनिकों ने फायर करना शुरू कर दिया। बागी अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक जल्दी से सभी को ढेर कर देते हैं। गुरानिच तो एक मिसाइल भी चलाता है जो बागियों के ट्रक को उड़ा देती है। इस बीच वोल्कोव को सेफ्टी की सौंप दी जाती है, जबकि बम ट्रेन तक पहुंचाया जाता है। जेक ब्रेक लेता है और छोटे ओरिगामी नाव को देखता है, जिससे उसका मन बदल जाता है। वह किले की ओर लौटता है और सभी लाशें देखता है, लेकिन शुक्र है कि ड्रिया भवन के अंदर सुरक्षित है। वह उसके पैर की चोट को बैंडेज करता है और ड्रिया अपने रवैये के लिए माफी मांगती है, कहती है कि वह सही था और अब लड़ाई का कोई मतलब नहीं। लेकिन जेक सोचता है कि वे वोल्कोव को ट्रेन को रोककर रोका जा सकता है। वे कुछ एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा करते हैं और जेक एक स्पेशल सेटअप तैयार करता है। फिर ट्रक में निकलते हैं। पीछे किला धमाका कर उड़ता है। शाम होते ही ट्रेन को कम दृश्यता के कारण धीमा होना पड़ता है। वोल्कोव इस बात से खुश नहीं है और कंडक्टर के सिर पर गोली मार देता है, जिससे ट्रेन फिर से तेज हो जाती है। इसी समय हीरो लोग ब्रिज पर ट्रक चला रहे हैं और जैसे ही ट्रेन पास आती है, जेक ऊपर कूदता है। वह एक दरवाजा खोलता है और ग्रेनेड फेंकता है, जिससे कई सैनिक ढेर हो जाते हैं। कुछ बचे हुए सैनिक अभी भी हैं, तो जेक हाथ से हाथ की लड़ाई में कूदता है। वह उनसे बंदूक छीनता है और फायरिंग भी करता है। कुछ ही देर में गोर्निच भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और जेक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वह सामान्य ठगों से काफी मजबूत है। गोर्निच जेक को कार से बाहर फेंक देता है, जिससे वह बम के काफी पास गिरता है, लेकिन जेक उसे ग्रोन में मार देता है। लड़ाई जारी रहती है जब तक कि वोल्कोव हाजिर होकर फायर नहीं करता और जेक गोर्निच को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। फिर वह फिर से अंदर दौड़ता है और वोल्कोव पर हमला करता है। कमरे में सभी एक दूसरे से भिड़ते हैं। अंततः जेक वोल्कोव को टेबल पर धकेलता है और उसकी हाथ में कंपास घोंपता है, फिर सेफ्टी की ले लेता है। इसी बीच ड्रिया आगे बढ़ती है और अगले ब्रिज पर पहुंचकर एक्सप्लोसिव लगाती है। जल्दी ही वे ब्रिज को उड़ा देते हैं और ट्रेन के गुजरने से पहले इसे नष्ट कर देते हैं। जेक तुरंत कार से बाहर निकलता है और वोल्कोव कंट्रोल पर दौड़ता है ताकि ट्रेन को रोक सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वोल्कोव बस देख सकता है कि ट्रेन गहरी खाई में गिरती है और गिरते हुए कई बार विस्फोट होती है। पास ही ड्रिया रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेक भी मर गया है, लेकिन वह पीछे से अचानक प्रकट होता है और दोनों जकड़कर गले मिलते हैं। कुछ समय बाद इंग्लैंड में जेक सेफ्टी की ऑगस्ट को सौंपता है और बताता है कि बम खाई के तल में रखा है। सिर्फ के ही इसे डिटोनेट कर सकता है, लेकिन ऑगस्ट फिर भी इसे सुरक्षित रखने के लिए लेना चाहता है। जेक कोई और मिशन लेने से इनकार कर देता है और नई नाव पर निकल जाता है। ड्रिया उसके साथ जुड़ती है और दोनों दुनिया की यात्रा के लिए नाव में जाते हैं और चुंबन करते हैं। इस बीच ऑगस्ट सेफ्टी की अपने वॉल्ट में रख देता है और खुलासा होता है कि असली मोनालिसा उसके पास थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसे और वीडियो भी आप देख सकें। धन्यवाद देखते रहने के लिए।